Hello students, so today we are going to discuss multi-stage vapor compression refrigeration system। देखिए अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, जो उसकी साइकिल हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस की है, तो वो सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये हमारा सिस्टम था जो सबसे पहले हमने स्टडी किया था। इसमें यहाँ कंप्रेसर है, फिर कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है, इवेपोरेटर है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम सिंगल स्टेज VCRS कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका डायग्राम में हमने पढ़ा था 1 2 3 4, ये हमारी साइकिल थी PH डायग्राम पर, एंड 1 2 3 4 ये साइकिल है TS डायग्राम पर। तो ये तो हमारा सिंगल स्टेज VCRS था। अब हम मल्टी स्टेज पढ़ने वाले हैं। तो मल्टी स्टेज में डबल स्टेज भी होता है, ट्रिपल स्टेज भी होता है। इसमें से हम डबल स्टेज कॉम्प्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिंगल स्टेज से डबल स्टेज को हम क्यों यूज़ करते हैं, किस समय हम डबल स्टेज कॉम्प्रेशन सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो आप इसमें आप देखिए, सबसे पहले ये रीज़न देख लें इसका, वाई मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन। तो जो हमारी ओरिजिनल साइकिल थी जो अभी तक हम पढ़ते रहे हैं वो थी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आप इतना देखिए, ये ऊपर वाला भी मत देखिए 5 6 वाला। तो ये 1 2 3 4 जो हमारी साइकिल थी इस तरह से थी। ठीक है, इसमें हमने आपको ये भी कहा था कि इसमें ये 1 पॉइंट अगर इस सैचुरेशन कर्व के ऊपर है और ये 3 पॉइंट जो है वो ये लिक्विड कर्व के ऊपर है, तो हम इसे सिंपल सैचुरेशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो वही साइकिल हमने ये ड्रॉ की हुई है। अब इसके बाद आप देखिए हमने इसमें एक ऊपर और एक ये साइकिल सुपर इम्पोज की हुई है इसके 2 5 6, और यहाँ कोई इसको नाम दे सकते हैं, सपोज 8 हम नाम दे दें, या अगर ये नीचे तक है तो हम मतलब यहाँ पर एक नाम दे सकते हैं, जैसे 7 है ये, इसको 6 डैश दे देते हैं। ठीक है, ये 6 डैश है। ठीक है, तो एक ये हमने और इसके ऊपर एक सुपर इम्पोज कर दी। ठीक, एक्चुअली क्या है, हमारा जो सिस्टम है वो होना चाहिए इवेपोरेटर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर के बीच में। तो हम इसमें ये शो करना चाहते हैं कि अगर आपका इवेपोरेटर प्रेशर तो ये है, ठीक है, ये PH डायग्राम है, तो इसको अगर आप यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये PE होगा। ठीक है ना, इस एक्सेस पर, क्योंकि आपके पास P है, प्रेशर है, तो ये जो वैल्यू होगी ये PE होगी, PE। ठीक है, और कंडेंसर प्रेशर, अभी तक तो जो हमारा कंडेंसर प्रेशर था वो ये था। तो अगर ये कंडेंसर प्रेशर है तो हमारी साइकिल भी 1 2 3 4 थी। लेकिन अगर इवेपोरेटर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, अगर ये डिफरेंस ज़्यादा है तो हम, अब हमारे पास एक चॉइस होगी। मेरी बात आप समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर ये इवेपोरेटर प्रेशर और ये कंडेंसर प्रेशर, इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो अब हमारे पास एक चॉइस ये है कि हम इस 1 को यहाँ से कंप्रेस करके सीधे कंडेंसर प्रेशर तक ले जाएं, उसके बाद फिर इसकी ये कंडेंसेशन हो और फिर ये एक्सपेंशन हो। ठीक है, ऐसी साइकिल हो सकती है, और ये वापस यहाँ आ जाए, तो ये साइकिल क्या होगी, 1 5 6 7 हो। अब आप देखिए, अगर ये 1 5 6 7 साइकिल होगी तो क्या होगा, 1 5 6 7 साइकिल होगी, तो जब आप 1 से रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेंगे और वो इस प्रेशर तक पहुंचेगा P5 तक, तो उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा और उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। अगर ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अभी आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी इतना ही समझ लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर इसमें ये कंडेंसेशन होगी 5 to 6, हम 6 पॉइंट पर आ जाएंगे, और एक्सपेंशन जो होगी वो 6 से, अब क्योंकि कंडेंसर प्रेशर से लेकर इवेपोरेटर प्रेशर तो होगी, तो हम 7 पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा वो क्या होगा, H1 माइनस H7 होगा। ठीक है, जबकि सिंगल स्टेज में जब साइकिल थी, यानी 1 2 3 4 के बीच में थी, तो आपका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था वो H1 माइनस H4 था। ठीक, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही कम हो गया। तो अब हम इसके रीजंस देखते हैं कि हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन क्यों करते हैं। सबसे पहले वर्क इनपुट विद V इंक्रीजेज, ये क्या लिखा हुआ, वर्क इनपुट इंक्रीजेज विद V इज स्पेसिफिक वॉल्यूम बिकॉज ऑफ माइनस V dP। ठीक है, क्योंकि ये फ्लो वर्क है, तो अगर ये स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ओवरऑल वर्क की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इस साइकिल में जब हम 0.1 से 0.5 पर जाएंगे तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो टेम्परेचर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा।
तो हमारा ओवरऑल ये वर्क इनपुट इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। जब स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मोर फ्लैश एट 0.7। ये पॉइंट है मोर फ्लैश एट 0.7। अब आप देखिए इसमें जब ये एक्सपेंशन हो रही है तो ये 6 पॉइंट्स हो रही है। जो हमारी अब ये साइकिल है वो क्या है, 1, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पर जब ये एक्सपेंशन होगी तो ये एक्सपेंड होकर आएगा पॉइंट नंबर 7 पर। ये 0.7 है, ठीक है। और पहले जब एक्सपेंशन हो रही थी तो 3 से लेकर आया था 4 पर। तो अब आप देखिए 7 पॉइंट जो है वो 4 पॉइंट के राइट साइड में है, ठीक। राइट साइड में इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें वेपर कंटेंट ज़्यादा है, लिक्विड कंटेंट कम है, ठीक है। ये जो हमारा कर्व है ये लिक्विड कर्व है। तो आप इससे जितना अवे जाएंगे, इससे जितना इस डायरेक्शन में जाएंगे, वेपर कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा एक्सपेंशन के बाद। एक्सपेंशन के बाद वेपर कंटेंट इंक्रीज होगा, लिक्विड कंटेंट कम हो जाएगा। तो अगर इवेपोरेटर में लिक्विड कंटेंट कम जाएगा तो आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी तो कम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ फ्लैश, इसको हम बोलते हैं फ्लैश। देखिए ये टर्म आपके लिए नहीं है। फ्लैश किसको बोलते हैं कि जैसे 7 पॉइंट पर एक्सपेंशन के बाद आए तो ये लिक्विड वेपर मिक्सचर है, इसमें जो वेपर है उसको फ्लैश बोलते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये वेपर इससे रिमूव होनी चाहिए। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इवेपोरेटर के अंदर मैक्सिमम लिक्विड एंटर करना चाहिए, क्योंकि हमने ये शुरू में ही पढ़ा था कि इस सिस्टम में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो होना चाहिए लेटेंट हीट की फॉर्म में, तभी तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। तो उसमें जो इवेपोरेटर में जो लिक्विड जाएगा वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा। अगर वो लिक्विड के बजाय पहले से ही वेपर होगा तो वो हीट जो एब्जॉर्ब करेगा वो सेंसिबल हीट की फॉर्म में रहेगा, तो वो उतना हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हमेशा ऑब्जेक्टिव है कि जो इवेपोरेटर है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड जाना चाहिए, वेपर नहीं जाना चाहिए उसमें, ठीक। तो अगर हम ये कंप्रेशन इस तरीके से होती है 1 to, यानी साइकिल हमारी इस तरह से होती है 1 to 5, 5 to 6, 6 to 7, तो आप देख रहे हैं कि 7 पॉइंट पर फ्लैश की वैल्यू ज़्यादा है, वेपर कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, जो कि अनडिज़ायरेबल है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया ये वाला। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी लेस। ये मैंने आपको बताई दिया अभी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे लेस हो गया इसका, कि ये जो इनिशियल था वो था H1 माइनस H4, अब है H1 माइनस H7। तो जितना इस लाइन की लेंथ जितना कम होगी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उतना ही कम होगा, ठीक है। तो ओवरऑल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कम हो गया। उसके आगे गिवन कैपेसिटी ऑफ प्लांट मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट विल बी हायर, सो साइज ऑफ कंप्रेशन इन इवेपोरेटर विल बी बिग। देखिए अगर हमारा जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है प्लांट की, अगर आपको उससे 2 टन रेफ्रिजरेशन चाहिए तो 2 ही टन चाहिए, लेकिन अगर उसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो गया तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट बढ़ाना पड़ेगा। और रेफ्रिजरेंट का मास फ्लो रेट अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वो कंप्रेसर और इवेपोरेटर के साइज़ को भी अफेक्ट करता है। ज़्यादा मास फ्लो रेट हैंडल करने के लिए कंप्रेसर और इवेपोरेटर के साइज़ भी बिगड़ हो जाएंगे। अब हमने इसमें ये देख लिया कि ओवरऑल देखिए आप फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि एक तो वर्क इनपुट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इस पॉइंट में हमने देखा। फोर्थ पॉइंट में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, COP की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ये डिक्रीज हो जाएगी तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं अगर हम सिंगल स्टेज में ही कंप्रेशन करते हैं। किस कंडीशन में, ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, मल्टी स्टेज इज बेटर व्हेन द प्रेशर रेशो इज मोर देन 8 to 10। अगर प्रेशर रेशो मतलब कंडेंसर प्रेशर अपॉन इवेपोरेटर प्रेशर, अगर इसकी वैल्यू 8 to 10 से ज़्यादा है तो हमें मल्टी स्टेज कंप्रेशन करना चाहिए, सिंगल स्टेज कंप्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब रीजंस हैं कि हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन क्यों करते हैं, ये सब रीजंस उसके हैं, ठीक।